नमस्ते नमस्ते। जय हिंद जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? नमस्ते नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का इस डिफेंस की क्लास के चैनल के अंदर। पढ़ लिया कल जो बताया था आपको? माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स। बताओ, आज तुम्हारे भाई ने एक नया कूलर लगवाया, कूलर की हवा में बैठा हूं। आवाज का बता दो, आवाज सही आ रही है क्या मेरी? अगर आवाज सही आ रही हो तो आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर वो कूलर बंद करे। ऐसा बोल दो ना यार कि सही आ रही है, वो कूलर बंद करना पड़ेगा मुझे। गर्मी में अब तुम चाहो कि तुम्हारा टीचर गर्मी में पढ़ाए, कितनी गलत बात है। आवाज सही आ रही? सर सर सर, खर खर खर, फर फर फर, जर जर जर, ऐसी कुछ तो नहीं आ रही? सर एसी नहीं है आपके घर? मैंने कूलर का बोला, एसी का क्यों पूछ रहे हो? जब कूलर बोल ही दिया कि कूलर लेकर आया, कूलर लेकर आया भाई 1250 रुपए का। सामने वाले ने बोला था 2000 रुपए का, कार दूर रखी, पैदल गया, उसको दिखाया अपनी पूरी वो जो कोर लेवल की वो होती ना बार्गेनिंग। मेरे को चाहिए था छोटा सिर्फ इस स्टूडियो के लिए, तो उसने बताया 2000। अरे तुम एसी वाला मत समझो भाई, मुझे 80% बार्गेनिंग कर लेता हूं, इतना मेगा आदमी हूं मैं। चलो मैं और बता, उसका एक और फायदा, मैं चाय का कप भी उसके ऊपर रख सकता हूं, कूलर के ऊपर। ये भी एक फायदा, रखने की जगह मिल गई। तो चलो, जोक्स अपार्ट, चाय खत्म हो गई, मजे आ गए सभी लोगों को। हाँ भाई, आज हम हमारा एक आगे का एक लेक्चर की शुरुआत करेंगे। यहां से लेक्चर आपको बहुत प्यारा लगेगा। अब जितनी भी थ्योरीज थी, जितने भी जियोग्राफर्स के नाम थे, हालांकि आप लोग को याद नहीं है, बट फिर भी मैं बोल दूं कि हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए महान अल्फ्रेड वेगनर का नाम पढ़ा था, कन्वेक्शनल करंट के लिए अर्थर होम का नाम पढ़ा था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए हैरी हेज का नाम पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिज्म के लिए मैकेंजी, मॉर्गन एंड पार्कर जैसे जियोग्राफर्स का नाम पढ़ा था। तो ये चीजें अब खत्म होती है, अब ना प्रोसेस शुरू होती है। ये एक ऐसा दौर था जिसके लिए बहुत सारे जियोग्राफर्स काम कर रहे थे, तो उनका नाम आया। फिर एक स्टडी अप्रोच स्टार्ट हो गई कि वर्ल्ड में सभी ने सर्च करना, खोजना शुरू कर दिया, तो जियोग्राफी अलग अलग जगह उसका डेवलपमेंट हुआ था। चीजें भी बहुत शानदार थी और फिर उनको पढ़ने में मजा भी आता है। तो आज एक बहुत प्यारा टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। बिल्कुल डरिए मत, परेशान मत होइए। टॉपिक का नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियोमॉर्फिक प्रोसेस उस टॉपिक का नाम है। तो आइए देखते हैं, चलिए इसके बारे में ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले तो व्हाट वी पीपल हैड कवर्ड यस्टरडे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड डिस्कस व्हाट इज द माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स। ये हमने आखिरी की कक्षा के अंदर पढ़ लिया। इस कक्षा के अंदर हमारा टारगेट रहेगा जियोमॉर्फिक प्रोसेस। 80 स्लाइड का लेक्चर है, बहुत बड़ा लेक्चर है, बट बहुत जानदार लेक्चर है, मजेदार चीज है, आपको मजा आएगा इसमें। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, चलो पढ़ लेंगे, बट इसका थोड़ा मतलब बताओ यार। सर इसका मतलब बताओ कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब क्या होता। अभी हमें एग्जाम निकालना हमारा मोटिव राइट नाउ तो नहीं है। हमारा मोटिव है राइट नाउ इस चीज को जानना, ये होता क्या है। फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे जिसको हम एग्जाम लेवल पर लेकर के जाएंगे। बट पहले जियो, जियो वर्ड का मतलब क्या होता है? जियो वर्ड का मतलब होता अर्थ। जियो मतलब सर्कल, गोल, धरती, भू। भूगोल सुना ना, जियोग्राफी, तो भू, भू फॉर धरती। तो अर्थ का मॉर्फिक मतलब मॉडिफिकेशन, अर्थ का मॉडिफिकेशन, जियोमॉर्फिज्म, जियोमॉर्फिज्म। तो अर्थ को मॉडिफाई करने वाली कुछ बेहतरीन प्रोसेस, उसी को हम जियोमॉर्फोलॉजी या जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं।
आई बात समझ में? जी सर जी। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले जियोमॉर्फिक प्रोसेस में आप यहां देखो, आपको ये फोटोग्राफ दिखाई दे रहा मेरे पीछे? क्या शानदार बेहतरीन सा नजारा है। आप बोर्ड को देख लो या बोर्ड के सामने पढ़ाने वाले को, मजाक की बात। चलो, तो यहां पर ये जो माउंटेन आपको दिखाई दे रही, एक बात बताइए, क्या इस माउंटेन को हमने हाथ से बनाया? क्या इस माउंटेन को हमने हाथ से बनाया? क्या इस माउंटेन को हमने जेसीबी की मदद से बनाया? कि क्या यह माउंटेन नेचर की प्रोसेस के थ्रू बनी? बताइए। जी सर जी, ये माउंटेन धरती की प्रोसेस की वजह से बनी है, नेचर की प्रोसेस की वजह से बनी। इस माउंटेन को किसी ने हाथ से नहीं बनाया। तो ये धरती के ऊपर एक चेंज है, धरती के ऊपर ये एक चेंज है। हां सर, चेंज है, बट चेंज ऐसा है जिसमें इंसान का कोई हाथ नहीं, जिसमें जो भी हाथ है वो धरती के खुद अंदर का है, सतह की भी बात नहीं, धरती के खुद अंदर का। ठीक है, सो दिस इज द माउंटेन फॉर्मेशन। अब माउंटेन फॉर्मेशन किस वजह से होता है? ड्यू टू एंडोजेनिक प्रोसेस। एंडोजेनिक प्रोसेस बेटा एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि धरती के इनसाइड से जन्म लेती है, अर्थ के इनसाइड से, मतलब कन्वेक्शनल सेल्स की वजह से, हमने पढ़ा है ना उनके बारे में। तो जो प्रोसेस धरती के अंदर से, यानी इंटीरियर से, बिल्कुल सही लवी, जो इंटीरियर से जन्म ले उसे हम कहेंगे इनसाइड या एंडोजेनेटिक फोर्स। एक बल है, एक ताकत है, उस ताकत ने तोड़ा, उस ताकत ने बदलाव किया, तो ताकत कौन सी हुई? अंदरूनी ताकत। जब ताकत अंदरूनी होगी तो नाम होगा उसका एंडोजेनिक फोर्स। क्या नाम होगा? एंडोजेनिक फोर्स। मेरे भाई, वही जब ताकत आसमान की होगी, जब ताकत बाहर की होगी, ऑफ द एटमोस्फियर की होगी, तो उसे बोलेंगे एक्सो। इंडो फॉर इनसाइड, एक्सो फॉर आउटसाइड। सर, एंडोजेनेटिक फोर्स से आपने बताया कि पहाड़ बन गए। जी, कैसे बने? दो सेल्स पास आए, एक दूसरे से टकराए, वहां कंप्रेशन बना, फोल्ड माउंटेन बने, तो आपने बता दिया ऐसा ऊंचा पहाड़ बन गया। इट इज ड्यू टू एंडोजेनिक फोर्स। बट एक्सोजेनिक फोर्स की वजह से भी चेंज होता है क्या? हाँ, होता तो है। क्या होता है? एक्सोजेनेटिक फोर्स की वजह से, जो कि एक्सटीरियर से डेराइव हो रहे, इनकी वजह से क्या होता है? इनकी वजह से मैं आपको बताता हूं। इसकी वजह से आपने पहाड़ का बनना देख लिया कि धरती के अंदर की फोर्स की ताकत की वजह से माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। जी, बट वहीं बाहर के फोर्स के चलते वो पहाड़ टूट भी गया। आप खुद समझिए, इस इलाके पर बहुत अधिक मात्रा में बारिश हुई होगी, बारिश ने मिट्टी को कमजोर कर दिया, कमजोर मिट्टी टूट के नीचे गिर गई, जिसे मैंने नाम दे दिया लैंडस्लाइड। क्या हुआ बेटा? कमजोर मिट्टी टूट गई और उसे मैंने नाम दे दिया लैंडस्लाइड। तो ये भी तो मॉडिफिकेशन है ना? अरे मेरे भाई, ये भी तो मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन का मतलब समझ रहे हो? एक का मतलब अंदर से मॉडिफाई होना और ऊंचे नीचे पहाड़ बन जाना, और दूसरे का मतलब उनको तोड़ के फिर से बराबर करना, लेवलिंग करना और फिर मॉडिफाई करना। तो ये आपका एक्सोजेनेटिक प्रोसेस है, जो कि बाहर की तरफ से लग रहा है और चीजों को तोड़ रहा है। तो एक तरफ चीजों का बनना, दैट इज नोन एज एंडोजेनिक प्रोसेस, एक तरफ चीजों का टूट के बराबर होना, दैट इज नोन एज एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, और दोनों प्रोसेस को कंबाइंडली मैं नाम दूंगा जियोमॉर्फिक प्रोसेस। कोई शक? कोई शक किसी सज्जन को? बता दीजिए। ओशियन का बनना, यादव जी, जब हम वो पढ़ेंगे ओशियनोग्राफी, तब हम आपको सिखाएंगे कि ओशियन बनते कैसे। हाँ, रेन भी नेचुरल है ना सर। स्लाइड में पोन कर लो। जी गौरव जी। जी, जी बताइए, आया समझ में? हाँ, जितने बताए हैं ना बेटा, उतने जियोग्राफर्स के नाम तो अभी याद रखना है।
बाकी आगे आपको अब नीड नहीं रहेगी। हाँ, ओसिन पंडित, उसको रिपीट कर लो बेटा, पूरे 11 मिनट रिपीट कर लो जल्दी से। हाँ, देखो डीमोडिफिकेशन कहां हुआ, कोई सा भी चेंज मॉडिफिकेशन ही होता है। मतलब अगर मैंने मेरे सर के ऊपर बड़े बड़े बाल कर लिए, जुल्फिकर हो गया मैं, तो ये मॉडिफिकेशन हुआ। और अगर मैंने कटा लिए पूरा टकला हो गया, तो उसका मतलब डिटेरियोरेट नहीं होना, वो भी एक प्रकार का मेरी बॉडी में मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफिकेशन का मतलब होता है चेंज, मूवमेंट, राइट जी गुरुजी। आगे बढ़े, चलो बेटा। सबसे पहले शुरू करते हैं एंडोजेनिक फोर्स की वजह से, है ना। जिन जिनको नहीं समझ में आएगा, अभी तो इंट्रो था, अब डिटेल में जानते हैं। एंडोजेनिक फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब धरती के अंदर कौन सा मसाला होता है भाई, धरती के अंदर कौन सा रिमोट बटन होता है जिसको चालू होने से सब कुछ चेंज होने लग जाता है? क्या ऐसी चीज होती है धरती के अंदर जिसकी वजह से इतनी एनर्जी निकलती है? तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंडोजेनेटिक फोर्स एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ, एंड दैट लैंडफॉर्म आर माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिफ्ट वैली, दिस। ये इस प्रकार के लैंडफॉर्म बहुत आ जाएंगे, और फ्रैक्चर आ जाएगा, फोल्ड आ जाएगा, रैप्चर आ जाएगा, आपका ब्लॉक माउंटेन आ जाएगा, बहुत सारे जो कि धरती के अंदर की ताकतों के कारण बनते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ, ओके। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रगडनेस ऑन द अर्थ सरफेस। मेरे भाई, एंडोजेनेटिक फोर्स का काम होता है धरती के ऊपर रगडनेस बनाना। एक पहाड़ क्या होता है, रगड ही तो होता है। रगड का मतलब क्या होता है, उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ एक हिंदी भाषी शब्द है, आपने नाम सुना होगा, उबड़ खाबड़, खुरदरा, टूटा फूटा, मतलब जो एक जैसा ना हो, फ्लैट ना हो, उसे उबड़ खाबड़ या फिर रगड बोलेंगे। तो एंडोजेनेटिक फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रगडनेस ऑन द अर्थ। ये धरती के ऊपर ऊंच नीच बनाने के लिए, विखंडन, खंडन, डिखंडन और बनाने के लिए ये काम में आते हैं। जी जी सर। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी सोर्स फॉर एंडोजेनेटिक फोर्स। इन एंडोजेनिक फोर्सेस को ताकत मेरे भाई कहां से मिलती है? तो इनको ताकत मिलती है धरती के अंदर, जब रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और यहां से सेल्स चलते हैं। ये सेल्स पुश करके पहाड़ बना देते हैं, ये सेल्स क्रैक करके रिफ्ट बना देते और वर्टिकली प्लेट्यू बना देते। तो ये सभी कुछ हम पढ़ के आए हैं जब हमने सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड कन्वेक्शनल करंट थ्योरी पढ़ी थी। तो मैंने क्या बताया था, रेडियो एक्टिव फोर्स की रिएक्शन की वजह से ये चीजें निकल के बाहर आती है और बाहर आकर के चेंज करती है। ठीक है, पहाड़ पठार बनना रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से। थर्ड स्टेप बताना शिवांशु, थर्ड स्टेप का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर रगडनेस। पहाड़ पठार, मैदान, खाड़ी, दर्रा, ये सब इन्हीं की वजह से बनता है। तो ये क्या करते, रगडनेस कर देते। आया समझ में? बताओ जल्दी सभी लोग। हाँ, मोहिनी यादव, वो भी लिख सकते हो, जल्दी बोलो, चुप मत रहो। एंडोजेनिक फोर्स समझ में आया? अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो ये शुरुआत है, बस शुरुआत जितना समझ में आया। हाँ शिवांशी वांडे, चाहो तो लिख लो उसको भी। एक और पॉइंट यहां ऐड कर सकते हैं, प्राइमोडियल हीट ऑफ द अर्थ, जो कि धरती के पास मौजूद थी पहले की एनर्जी, नहीं है तो लेट इट भी कर दो। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, रॉक का फॉर्मेशन भी वेरी गुड, वो भी इसी वजह से होता है। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। तो एंडोजेनेटिक फोर्स कैसे काम करते हैं वहां से शुरू करूं? एंडोजेनेटिक फोर्स को शुरू करूं? जी सर जी। क्या बताया मैंने आप लोगों को कि धरती के अंदर से निकलने वाले फोर्स जो धरती के ऊपर अलग अलग लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं, वही धरती के ऊपर रगडनेस क्रिएट करते हैं, उन्हीं को हम एंडो मतलब अंदर, एंडो मतलब इंटीरियर, ग्रीक भाषी शब्द है, उसे हम एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए भाई, तो लिखिए, हेडिंग पुट कीजिए। एंडोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्स।
डाइस्ट्रोफिज्म, कैटास्ट्रोफिज्म। ठीक है, डाइस्ट्रोफिज्म का मतलब होता एकदम स्लो मूवमेंट। कैटास्ट्रोफिज्म का मतलब होता है सडन मूवमेंट। देखो, एंडोजेनेटिक फोर्स मतलब धरती के अंदर वाले फोर्स को मैंने दो भाग में तोड़ा। एक का मतलब हुआ डाइस्ट्रोफिज्म। डाइस्ट्रोफिज्म का मतलब होता है एकदम स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट मतलब कैसा? जैसे कि मेरे हाथ के नाखून बड़े हो रहे। आपने देखे हाथ के नाखून को बड़ा होते हुए? नहीं देखे। नाखून बड़े हो रहे हैं ये पता है, बट बड़ा कैसे हो रहे वो नहीं पता, क्योंकि वो एक डिसर्निबल प्रोसेस है। बालों का बड़ा होना, धीरे धीरे बाल बड़े होते हैं हमारे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सलून की दुकान पर था, मैंने बाल कट कराए, बाल कट कराने के बाद जैसे बाहर निकला, हाय 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 जुल्फिकार, फिर से जुल्फे ही जुल्फे। आए समझ में? ऐसा बोलते ना, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं कि जैसे लखनऊ का मैं आमीनाबाद हो जाऊं। यूं कब तक निहारू ताज को यमुना की तरह तनहा, कोई गंगा मिले मुझे तो मैं इलाहाबाद हो जाऊं। गंगा नदी के ऊपर है ये, है ना? तो बालों के बारे में मैंने जैसे बताया, ये स्लो मूवमेंट है, ये एकदम से नहीं होते। तो ये आपके आ गए डाइस्ट्रोफिज्म मतलब स्लो मूवमेंट। जैसे हिमालय का बनना, हिमालय के 5-15 साल में थोड़ी ना बन गया। हिमालय बना है मिलियंस ऑफ ईयर में, धीरे 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 धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। तो उसे हमने क्या बोल दिया? स्लो मूवमेंट। वही दूसरा हो जाता आपका कैटास्ट्रोफिज्म मतलब सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट का एग्जांपल अर्थक्वेक, वोल्केनिज्म। ये क्या धीरे धीरे थोड़ी आते? नहीं, आप बताओ मुझे, क्या धीरे धीरे तो अल्लाह मियां आई आऊं? नहीं, ये एकदम से आते। दीज आर दी सडन चेंज, दीज आर दी स्लो चेंज। धीरे धीरे होते, बट दीज आर दी सडन चेंज। अच्छा, होते तो एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से है ना, धरती का अंदर का बल है जिसकी वजह भाई, तो क्या हमारी वजह से भूकंप आता है क्या? क्या हमारी वजह से सुनामी फटती है क्या? ना ना जी ना। ये फटता किस वजह से? धरती के अंदर के फोर्स की वजह से। तो धरती के अंदर के फोर्स जो एकदम से आ जाए उन्हें बोलते हैं हम कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स या फिर डिजास्टर्स। वही जो स्लो मूवमेंट हो उन्हें हम बोलते हैं डाइस्ट्रोफिज्म। डाइस्ट्रोफिज्म इज फर्दर बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट। डाइस्ट्रोफिज्म को दो पार्ट में मैंने तोड़ा। एक इपियोरोजेनिक और एक ओरोजेनिक। एक तो इपियोरोजेनिक और एक ओरोजेनिक। इपियोरोजेनिक का मतलब होता है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। इपियोरोजेनिक का मतलब क्या होता है? इट इज अ वर्टिकल फोर्स। कैसा वर्टिकल? ऐसे लगता है ये, ऐसे। दिस साइन इज वर्टिकल साइन। ये वर्टिकल फोर्स है। ये क्या करता है कि जैसे कोई ये प्लेट है, देखो देखो, ये प्लेट है ना, इस प्लेट के नीचे से ये फोर्स लग रहे। अब इनको ऊपर से मिटा देते हैं। अभी ये प्लेट है या फिर एक कोई लैंड मास है, लैंड मास को नीचे से वर्टिकल फोर्स लग रहे, ये ऐसे। तो वर्टिकल फोर्स क्या करेंगे? इसको पुश कर करके पुश कर करके ऐसा शेप दे देंगे, डोम टाइप। ये तो जब ये डोम हो जाएगा मतलब वर्टिकली अपलिफ्ट हो जाएगा, और जब ये वर्टिकली अपलिफ्ट हो जाएगा तो इसको हम बोल देंगे आपका कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि कॉन्टिनेंट का लैंडमास वर्टिकली उभर के बाहर आया। फिर से सुन लो, मैं रिपीट नहीं करूंगा इसे आगे। एपियोरोजेनिक फोर्स का मतलब होता कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। पहले हिस्सा दबा हुआ था, अंदर था, बट धरती के अंदर के फोर्स ने, अंदर के फोर्स ने वर्टिकल 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 आकर के इसको उठा दिया। जब ये उठ के ऊपर आ गया तो इसे हमने बोल दिया आपका इपियोरोजेनिक यानी कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स। फिर आ जाता ओरोजेनिक। ओरोजेनिक का मतलब होता है
माउंटेन बिल्डिंग। क्या होता है ओरोजेनिक का मतलब? माउंटेन बिल्डिंग। ऐसे फोर्स जिन फोर्स की वजह से पहाड़ का निर्माण हो उसे हम बोलते हैं ओरोजेनिक या फिर माउंटेन बिल्डिंग। अब ये फोर्स होते हॉरिजॉन्टल फोर्स। कैसे फोर्स? हॉरिजॉन्टल फोर्स। कैसे लगते हैं? दीस फोर्स, इनका डायरेक्शन होता है ये, प्लेट का पास आना या प्लेट का दूर जाना। हॉरिजॉन्टल है ना? दोनों ही हो सकता है। दूर जाएगा तो ब्लॉक माउंटेन बन जाएगी, पास आएगा तो फोल्ड माउंटेन बन जाएगी। तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, दिस इज अ वर्टिकल फोर्स। अब ओरोजेनिक को हमने दो पार्ट में तोड़ा। एक orogenic further classified in two part. कंप्रेशनल, टेंशनल। कंप्रेशनल का मतलब होता है दो चीजों का पास आना, जैसे कि ऊपर वाला डायग्राम बता रहा है, ये दो चीजें पास आ रही तो कंप्रेशन हो रहा। टेंशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दो चीजों का दूर जाना। दोनों ही हॉरिजॉन्टल है, ये भी और ये भी, खड़ा कोई भी नहीं है, या तो आ रहा या जा रहा। तो फोर्स ऑफ कंप्रेशन एंड फोर्स ऑफ टेंशन। जहां फोर्स ऑफ कंप्रेशन होगा मेरी जान, वहां क्या बनेगा गुरुजी? फोल्ड माउंटेन, उदाहरण हिमालय। और जहां फोर्स ऑफ टेंशन होगा गुरुजी, ब्लॉक माउंटेन, एग्जाम्पल सतपुड़ा। ये आपका हुआ, नोट कर लो। ऐसा कैसा बन गया डायग्राम? सुनामी एक ओशियनिक फोर्स है जिसको एंडोजेनेटिक फोर्स ताकत देता है। नेहा, धरती के अंदर से भूकंप की वजह से उसका जन्म होता है, तो एंडोजेनेटिक फोर्स से उसको ताकत मिलती है। आ गया? हाँ, ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, शिविंग पाल। सर गर्मी इतनी ज्यादा क्यों है? बिकॉज बेटा सूरज ना अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सूरज की रोशनी लंबवत है इंडिया के ऊपर, मतलब परपेंडिकुलर रोशनी गिर रही है इंडिया के ऊपर। इस वजह से ज्यादा मात्रा में इंसोलेशन रिसीव्ड होता है। आपको मैं ओशनोग्राफी में बहुत प्यार से बताऊंगा। आ गया? क्लियर हो गया सभी को? फोर्स ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन बोलो जल्दी। वर्टिकल फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा आपका प्लेट्यू, कॉन्टिनेंट, कोई सा भी लिख लो, ये बहुत छोटा है, कहीं भी हो जाता है। एग्जाम्पल ऑफ पीपी ओरोजेनिक फोर्स इज कॉन्टिनेंट बिल्डिंग। अरे बहुत जगह आता बेटा, डाउन वार्पिंग, अप वार्पिंग। भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है ना, वो टूट के वर्टिकली नीचे गया, दैट इज नोन एज डाउन वार्पिंग। ऐसे उठ के ऊपर आता, उसे अप वार्पिंग बोल देते। ओके, नॉर्मल चीज है, कोई एक जगह पर नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, चलो यहां भी देख लो, इन फोर्स को थोड़ा बेटर हो जाएगा समझ में। देख लो, एंडोजेनेटिक स्लो मूवमेंट यानी डायस्ट्रोफिज्म, सडन मूवमेंट यानी कैटास्ट्रोफिज्म, वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। डायस्ट्रोफिज्म फर्दर क्लासिफाइड इनटू वर्टिकल फोर्स एंड हॉरिजॉन्टल फोर्स। वर्टिकल फोर्स के अंदर इपिओरोजेनिक यानी कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, हॉरिजॉन्टल फोर्स के अंदर ओरोजेनिक यानी माउंटेन बिल्डिंग। इसमें फोर्स ऑफ कंप्रेशन मतलब फोल्ड माउंटेन, फोर्स ऑफ टेंशन मतलब ब्लॉक माउंटेन। सर साइक्लोन कैसे बनता? अभी अभी तेरे को मारू, अभी तेरे को मारू, मैं मारू, बोल बोल मारू। अभी हम साइक्लोन पढ़ रहे सौरभ। साइक्लोन कैसे बनेगा? अभी क्या होता है ना कि मैं बताऊंगा ना तो भी तुम्हें समझ नहीं आएगा यार बेटा। मैं आपकी क्यूरियोसिटी की कदर करता हूं, पर ये बताने का इस समय उसका वो है नहीं मोल। आपको उसके पहले आपका इंसोलेशन समझना पड़ेगा, प्रेशर बेल्ट समझने पड़ेंगे, विंड सिस्टम समझना पड़ेगा, कोरियोलिस फोर्स समझना पड़ेगा, मूवमेंट समझना पड़ेगा नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स समझना पड़ेगा। अब इन सभी को अप्लाई करेंगे तो शुरुआत होगी साइक्लोन की। अब बिना एक को भी पढ़े मैं तूफान समझा दूं, फिर
जल्दी से सॉरी बोल दो मुझे, जल्दी भैया को सॉरी बोलो। आगे बढ़े। वर्टिकल फोर्स का एग्जाम्पल लिख लो। प्लेट्यू फॉर्मेशन। क्या अब हमें प्लेट्यू का भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि धरती के ऊपर कितने प्लेट्यू का नाम बताना पड़ेगा? अरे जब दो पहाड़ दबते हैं प्लेट्यू वर्टिकली ऊपर आ जाता है, वो प्लेट्यू हो गया। आई बात समझ में? अभी नहीं करने का मस्ती। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, जब मैंने बोल दिया वर्टिकली खड़ा हो गया, कोई एक एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर पॉइंट आप उसका नहीं लिख सकते कि ये एक ऐसा ही है। प्लेट्यूज है यार, दुनिया भर में बनते हैं। ऐसे मत करो, अपने दिमाग को परीक्षा तक सीमित मत रखो, अपने आप को छोटा मत रखो, लंबी सोच रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक हो गया गुरु, एंडोजेनेटिक इतना ही था, अब एक्सोजेनेटिक फोर्स की बात करते हैं। तो एक्सोजेनेटिक फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ। ये हवा से आते हैं, ये हवा से ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि तेज हवा चलना, जैसे कि हवा के साथ बारिश का आ जाना, जैसे कि तूफान का आ जाना, तेज सूरज की किरणों का गिरना, बारिश का हो जाना। अब इनकी वजह से क्या होता, मिट्टी वीक पड़ जाती है। आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर एकदम से भूस्खलन हो जाता है। हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्यों होती है? क्योंकि पहाड़ की होल्डिंग कैपेसिटी वीक हो चुकी है। पहाड़ की होल्डिंग कैपेसिटी वीक क्यों होती है गुरुजी? क्योंकि वो रोज सूरज की रोशनी उसके ऊपर गिर रही है। आप खुद सोचो, किसी बाइक को, हम लड़के लोग इस बात को अच्छे से जानते होंगे, जब हमारी मोटरसाइकिल को हम धूप में रख देते तो कैसा हमारा कलेजा काला होता है। दिन भर से धूप में गाड़ी रखी यार, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है एक मिनट के लिए बस गाड़ी को छांव में लगा के आ जाऊं। उस गाड़ी बड़ा प्रेम होता है यार। मतलब आप लोग तो अभी क्या थोड़े से छोटे हो, थोड़े मतलब इतने बड़े नहीं हुए अभी, थोड़े लिटिल बिट हो, अभी कमर कमर टाइप छोटे हो आप। तो जैसे आप बड़े हो जाओगे, जब आप मोटरसाइकिल लोगे, मोटरसाइकिल से आप चलोगे, आपका मन करेगा कि मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं बट हमारा एक रेस्टिंग बीस्ट है। इट डजेंट मैटर वो कौन सी गाड़ी है, वर्ल्ड की बेस्ट मोटरसाइकिल वही मोटरसाइकिल होगी जो हमारे पांव के बीच में होगी, जिसको हम चलाएंगे। तो उस मोटरसाइकिल को हम हमेशा कोशिश करते कि एक अच्छी जगह रखे, है ना? क्यों? क्योंकि धूप ना उसे धीरे धीरे उसकी जो ग्लो रहता है उस ग्लो को खत्म कर देती है और उसको वीक कर देती है, चीजें टूटने लगती है। बस वैसे इस चट्टान के साथ होता है, जब धूप गिरती ना बार 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 बार, तो चट्टान क्या होता बेटा, वीक होने लगती है और एक समय के बाद टूट जाती है। तो इसका काम क्या होता है, इनका काम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेवलिंग द अर्थ। कहने की मेरी बात यह है बेटा कि सपोज करो ये एक माउंटेन है ना, ये एक माउंटेन है, ठीक। अब इस माउंटेन के ऊपर सूरज की रोशनी रोज गिरती है, रोज गिरती है। अब सूरज की रोशनी रोज गिरने की वजह से ये माउंटेन वीक हो गई और उसकी लैंडस्लाइड हो गई। इसकी क्या, लैंडस्लाइड होके पत्थर यहां गिर गया, जैसे कि इसकी लैंडस्लाइड होके नीचे गिरी। तो देखो पहले ये पत्थर यहां था मतलब ऊंचा था, अब ये नीचे गड्ढों में इकट्ठा हो रहा, मतलब क्या हो रही है, लेवलिंग। क्या हो रहा है, लेवलिंग। एक्सोजेनेटिक फोर्स का काम पता क्या होता है? सुन लो मेरी बात, मत बातें करो आपस में, कुछ काम की चीज बता रहा हूं। एक्सोजेनेटिक फोर्स का काम होता है चीजों को लेवल करना। जैसे एंडोजेनेटिक फोर्स ने पहाड़ बना दिए ऊंचे नीचे, वैसे ही एक्सोजेनेटिक फोर्स उन्हें तोड़ करके नीचे बराबर कर देता है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूं मैं कि अब सपोज करो कि मेरे गाल के ऊपर हो गया पिंपल, यहां पर ऑन माई गाल देयर इज ए पिंपल। अब मेरे गाल पे हो गया पिंपल। अब ये पिंपल क्यों हुआ? मेरे बॉडी की अंदर की प्रोसेस के चलते। या तो मेरी स्लीप साइकिल सही नहीं होगी, मैंने डाइट के अंदर कुछ गलत चीज ले ली होगी, या फिर मैंने कुछ अच्छा खाना नहीं खाया होगा, या फिर मुझे स्ट्रेस हुआ होगा, किसी भी चीज के चलते गाल पे हो गए पिंपल। अब ये पिंपल किस वजह से हुआ? एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से। अब एंडोजेनेटिक फोर्स की वजह से क्या हुआ, यहां पर रगड़नेस आ गई। पिंपल का मतलब क्या, गाल के ऊपर जब मैंने हाथ फेरा तो रगड़नेस हुआ ना, पिंपल हो गया। फिर मैं गया दुकान पे, मैंने बोला बीको टर्मरिक WHO क्रीम दे दो, तो उन्होंने मुझे दे दी क्रीम।
मैंने क्रीम लगाई, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद क्रीम की हेल्प से वो पिंपल गायब हो गया। यहां पर आपको बताया क्या जा रहा, बताया आपको ये जा रहा है कि आपने पहले जो पिंपल हुआ था वो एंडोजेनेटिक प्रोसेस थी जिसने रेगडनेस कर दी। वहीं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या करती है, यानी आपकी बिको टर्मरिक क्रीम क्या कर रही, उसको बार बार जब आप लगा रहे हो तो उसको लेवल करने का काम कर रही है और एक समय के बाद पिंपल गायब। तो ये क्या हुआ, लेवलिंग। एक्सोजेनेटिक फोर्स वर्क एज ए लेवलिंग, एंडोजेनेटिक फोर्स वर्क एज ए रेगडनेस। भाई दोनों बात समझ में आई, दोनों क्लियर हुआ। एंड एनर्जी ऑफ एंडो नहीं लिखा, ये गलत लिखा है, एनर्जी ऑफ एक्सोजेनेटिक फोर्स, जेनेटिक एक्सोजेनिक फोर्स का पावर क्या है, उनका बूस्ट क्या है, तो सूरज, सूरज ही है भाई। भाई सूरज बहुत बड़ी चीज है। मैं आप लोग को एक भूगोल का अध्यापक हूं इसलिए इस बात को कहना समझा रहा हूं। सूरज बहुत ही एक डिफरेंट स्पीसी, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। ये सूरज नहीं होगा तो ना हवा चलेगी, ये सूरज नहीं होगा तो ना बारिश होगी, और ये सूरज नहीं होगा तो ना किसी प्रकार की कोई ऊर्जा जन्म लेगी। सूरज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हवाओं का चलना, बारिश का होना, तूफान का आ जाना, इन सबको कहीं ना कहीं से एनर्जी सूरज से मिलती है। तो आउटर एटमोस्फियर, हमारा जो एटमोस्फियर है धरती के बाहर की चीजें, ये सारी की सारी चीजें सूर्य देवता के हिसाब से काम करती है। ओके, तो अब एक्सोजेनेटिक फोर्स पढ़ ले, एक्सोजेनेटिक फोर्स पढ़ ले। एंडोजेनेटिक हो गए, एक्सोजेनेटिक शुरू करें, बोलो। और ना ही सीजन होंगे। शिविंग पॉल, बहुत बढ़िया। सर व्हाट इज प्लाया, सर प्लीज एक बार बता दो बेटा। आज जब मैं विंड से बनने वाले लैंडफॉर्म बताऊंगा ना, तो प्लाया और ओएसिस ये दोनों आपको क्लियर करूंगा, दैट्स माय वर्ड। ओके, चलो करें शुरू। अब देखो जिसका छूटा होना, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट रिपीट कर दीजिए। आप तुम लोग देख लेना यार, ऐसे आप बच्चे की तरह रिएक्ट करना बंद करो। आप लोगों से मैं एक जेन्युइन और एक देश के एक बढ़िया इंसान की तरह आप लोगों से ट्रीट कर रहा हूं मैं, जिससे सीखने को मिलेगा। मतलब आपको चीजें सीखने को मिलेगी। अब उसमें ना वो बच्चों जैसी, अब बड़े हो गए ना हम, अब हम ऐसा नहीं करते रिपीट कर दो, ये कर दो। अरे यार तुम 8-9 साल से मुझे पढ़ाते आ रहा हूं मैं, मुझे रिपीट करने की इसमें नीड नहीं पड़ती। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि फिर आपका ध्यान नहीं होगा, है ना। रगडनेस क्या होता, आप देखो शिवा यादव को, गधे। फिर मारू तेरे को, अभी अभी मारू, बोल दे मार दूंगा यहीं अभी। शिवा बता। रगडनेस भाई, उसको बीगो टर्मरिक क्रीम का एग्जाम्पल देके समझा दिया। अब तुम बताओ क्या इसके घर जाके होम ट्यूशन पढ़ाऊं, ये कोई बात में बात हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट जानते हैं। और एक और बात मेरी याद, ध्यान सुनना, क्या बात है मेरी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि मेरे जबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज आप लोगों के नोट्स में होना चाहिए। अगर मेरे से चीजें छूटी, मतलब आप लोगों ने छोड़ी, फिर वहां मत बोलना कि यार कुछ नहीं होगा। फिर जो मैं बोल रहा हूं ना, वो भले अगर मैं मजाक में भी बोल रहा हूं ना यूं, तो हल्के में मत ले लेना, वो सब आपके नोट्स में होना चाहिए, तभी काम होगा। सुनो मेरी बात, ये मेरा तरीका है, मेरा अंदाज है कि मैं आपको एकदम प्यार से पढ़ा रहा हूं, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं हुआ कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो मजाक की बात है। ध्यान रहे, ये डिस्क्लेमर मैं हर कक्षा के पहले आपको दूंगा। आपको लग नहीं रहा कि आप ज्योग्राफी की क्लास ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास नहीं ले रहे हो, आप क्लास ले रहे हो। चलो, तो एक्सोजेनेटिक फोर्स को हम 4 भाग में विभाजित करते हैं, और ये चारों शानदार चीज है, मजा आएगा। सबसे पहले आता वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है बेटा चीजों का ब्रेकडाउन हो जाना, चीजों का टूट जाना, चीजों का विखंडन हो जाना। तो वेदरिंग मींस ब्रेकडाउन, हिंदी मीडियम के लिए टूटना। अब वेदरिंग के तरीके अलग अलग होते। एक तरीका होता फिजिकली हो जाती है, जिसकी आज हम हेल्प लेकर के पढ़ेंगे। दूसरा केमिकली, और तीसरा बायोलॉजिकली।
ये कैसे होती है एक एक करके जानेंगे, वो शानदार चीज है। दूसरा है मास मूवमेंट। तो जो चीजें यहां से टूटी थी, इस टूटी हुई चीज का नीचे गिरना, तो मास मूवमेंट की परिभाषा हो जाती गिरना। चीजों का टूट के गिरना। यहां पर वेदरिंग का मतलब क्या होता है? टूटना। और मास मूवमेंट का मतलब क्या होता है? गिरना, जिसमें रॉकफॉल, अर्थ फ्लो, लैंडस्लाइड, ये सब आ रही, सभी चीजों में गिर रहे हैं नीचे। ठीक है, तो दो हुआ। तीसरे पॉइंट है इरोजन। इरोजन का मतलब है कटाव। इरोजन का मतलब क्या होता है? कटाव। कटाव कैसे काम करेगा? जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि किसी पत्थर के ऊपर टप 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 करके पानी गिरता रहता है। जब पत्थर के ऊपर पानी गिरता रहता है तो धीरे धीरे उस पत्थर के जियो मटेरियल, जियो मटेरियल का मतलब होता है उसका पूरा हिस्सा। जैसे मेरा, आप बोलो कि सर आपका जियो मटेरियल क्या है, तो ये मेरा पूरा जो हिस्सा है ना, ये मटेरियल है। ऑल्दो ये धरती से नहीं बना इसलिए जियो मटेरियल नहीं है, बट जैसे एक रेत है, रेत क्या होती है? वो जियो मटेरियल होती है। रेत क्या होती है? रेत होती है जियो मटेरियल, है ना। और चट्टान क्या होती है? जियो से मिलकर के बनने वाला एक मटेरियल। तो वैसे ही यहां पर कटाव क्या होता है? जब पानी किसी भी पत्थर के ऊपर गिरता है तो उस पत्थर के जियो मटेरियल को फ्रिक्शन से काट देता है। बस इसी कटाव को हम इरोजन कहते हैं। अब ये इरोजन बारिश के पानी की वजह से होता है, धरती के अंदर के पानी की वजह से होता है, ग्लेशियर्स की वजह से होता है, सी वेव्स की वजह से होता है, और विंड की वजह से होता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कटाव करती है। अब मेरे भाई, मेरी जान, मेरे दोस्त, जो चीजें कटाव करती है ना, वही चीजें जमाव भी करती है। मतलब आप टॉपिक से हट रहे हो यार, आप टॉपिक छोड़ रहे हो, आप मेरी बातों में खो रहे हो, आप टॉपिक छोड़ रहे हो। टॉपिक का नाम क्या है? लेवलिंग। अरे यार, टॉपिक का नाम क्या है? कि हमें चीजों की लेवलिंग करना है। तो लेवलिंग कैसे करी? इतना बड़ा पहाड़ है, ऊंचा पहाड़, इस ऊंचे पहाड़ को वेदरिंग ने तोड़ा, मास मूवमेंट ने नीचे गिराया, नीचे गिरने के बाद इरोजन ने उसका कटाव किया, और इरोजन के पास जितनी ताकत थी उस ताकत के साथ उस पानी को ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, सीवेव और विंड बहा के लेकर के गए, और जहां थक गए वहां ले जाकर के कर दिया जमा। जाहिर सी बात है जमा गड्ढों में ही होगा। जाहिर सी बात है कि आप, ऐसा तो नहीं है ना कि ये टीला था, टीले के ऊपर रेत को ला करके पानी ने छोड़ा, फिर पानी चला गया। नहीं, पानी उस रेत को गड्ढे में ही इकट्ठा करेगा जहां पर वो पानी जा सकता है। पानी, हमको पता है कि अगर ये इतना ऊंचा टीला है तो पानी यहीं से बहेगा, या तो लेवल इतना होना चाहिए पानी का तब यहां तक आएगा। बट अगर लेवल इतना नहीं है तो यहां से ऐसा नहीं है कि पानी की एक ब्रांच निकल के यहां जमा कर रही फिर वापस जा रही। ना ना ना, ऐसा गलत समझे, ऐसा हमारे इधर नहीं होता, भारत में कहीं भी नहीं होता यार ऐसा। तो पानी अगर ये इतना है टीला तो यहां पर जमा नहीं होगा, ये तो ऊंचा है। बट पानी जब बह रहा और पानी को कोई गड्ढा मिला जहां पानी जा सकता, वहां जमाव करेगा ना, तो जमा करके उस गड्ढे को भरेगा। मतलब तोड़ना, गिराना, काटना और गड्ढे में जमा करना, मतलब धरती की लेवलिंग करना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गई? अर्थ की लेवलिंग। एक एक करके शुरू करें शुरू। आर यू रेडी एवरीबडी? किसी भी पॉइंट को, मैंने एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं किया, आपको ओवरऑल रोड मैप दिया है इस चैप्टर का, किस पूरे चैप्टर में यही चलेगा। तो आप बोलो तो मैं शुरू कर दूं, और आप बोलो तो मैं थोड़ी देर रुक जाऊं फिर शुरू कर दूं। सर हाई टीला क्या होता है? लगता है भारत के नहीं हो। टीले का मतलब होता है एक ऊंचा हिस्सा, उसे टीला बोलते हैं। रोगर, सर आप पोकर खेलते हो क्या? जो लाइफ में खेलता है वो पोकर भी खेलता है। चलो आगे बढ़ो, शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा, सबसे पहला ये वाला उठाया मैंने ना, वेदरिंग। तो वेदरिंग की परिभाषा जानते हैं। वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन। मैकेनिकल का मतलब होता है फिजिकल, मैकेनिकल का मतलब होता है, तो चट्टानों का टूट जाना, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, केमिकल डिकम्पोजिशन, दोनों में ही
नेगेटिव वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, डिसइंटीग्रेशन भी नेगेटिव है, डिकम्पोजिशन भी नेगेटिव है। मतलब दोनों में क्या हो रहा है, दोनों में चीजें टूट रही है, दोनों में चीजें टूट रही है। हमारे टॉपिक का नाम क्या, वेदरिंग। वेदरिंग में आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें इंटीग्रेशन नहीं करना है, इसमें आपको क्या वो वाला कर, ये वाला जो सांप होता है वो सांप क्या होता है, वो सांप इंटीग्रेशन होता है। यहां डिसइंटीग्रेशन करना, हमें तोड़ना है उसको, तो तोड़ना है। आइए जानते, क्योंकि हमारा काम है लेवलिंग करना। सबसे पहले शुरुआत करेंगे फिजिकल वेदरिंग से, करें, बोलो जी गुरुजी। चलिए सर, आप विंजो खेलते हो ना भाई, मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ती इसमें। मैं क्रिकेट खेलता हूं, वो भी प्लास्टिक की गेंद से, बाकी नो, ये विंजो बिंजो टिंजो ये मुझे नहीं आते। चलिए भाई, चलो फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग के अंदर पहला फ्रोस्ट। पहले का मतलब क्या है, फ्रोस्ट। फ्रोस्ट मतलब आप कहीं ना कहीं बर्फ की बात कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं बर्फ की बात कर रहे हैं। आओ चलो बात करते हैं। सर आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो टॉपिक शौर्य की किताब के अंदर मेंशन नहीं है। अब देखो, या तो ये क्वेश्चन पूछ लो या भूल जाओ मैं कौन हूं। राहुल ज्योग्राफी टीचर, मुझे 4-5 चीजें थोड़ी ज्यादा पता, जोक भी नहीं समझता। चलो फिजिकल वेदरिंग के अंदर फ्रोस्ट। फ्रोस्ट में क्या हो रहा, बड़ा प्यार से समझेंगे। देखो ये एक चट्टान है, इस चट्टान में दरार है। चट्टान में क्या है, एक दरार है। अब दरार दिख रही है आपको, जी गुरुजी दिख रही है। अब क्या होता है, ड्यूरिंग दी रेनी सीजन, रेनी सीजन देखा सभी ने, देखा रेनी सीजन, बारिश का मौसम, जी गुरुजी। अब बारिश के मौसम में जब आसमान से पानी गिरा तो इस दरार में पानी घुस गया, पानी घुस गया। अब दरार में पानी फंसा पड़ा है, कोई तो निकालेगा। कभी तो मैं भी बहती हुई नदियों के अंदर रहूंगा, आखिर कब तक यहां फंसा पड़ा रहूंगा। ये कौन बोल रहा, दरार के अंदर फंसा हुआ पानी। अब कुछ समय के बाद, रेनी सीजन के बाद अगला मौसम कौन सा आता, विंटर। रेनी के बाद अगला सीजन कौन सा होता, विंटर। अब इन विंटर सीजन ये जो पानी दरार के अंदर है ये पानी बन जाता है बर्फ। रेनी के बाद विंटर आया, विंटर का मतलब तापमान कम, और जैसे ही तापमान कम हुआ पानी क्या बन गया, बर्फ। पानी क्या बन गया, बर्फ। अब जैसे ही पानी बना बर्फ, एज वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, इट्स वॉल्यूम इंक्रीज्ड। वॉल्यूम इंक्रीज होता, बोलो हां बोलो। जब पानी बर्फ बनता है तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जी गुरुजी होता है, नहीं होता, हमको नहीं पता। देखो दूसरा एग्जांपल लेते, हम क्या करते हैं, पानी की बोतल को गले गले तक फुल भर देते हैं, उसको है ना, उसके ढक्कन तक पूरा फुल भर दिया। वो फुल भरने के बाद उसको डीप फ्रीजर में रख दिया। अब 2 से 3 दिन के लिए जब हमने उसे छोड़ दिया तो पानी की बोतल के ऊपर क्रैक्स बन जाएंगे, पानी की बोतल फट जाएगी। जैसे ही पानी बर्फ में कन्वर्ट होगा उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस प्लास्टिक की बोतल के ऊपर सब तरफ से प्रेशर लगाएगा, और सब तरफ से प्रेशर लगाएगा तो उसको तोड़ देगा, किसको, प्लास्टिक की बोतल को। सिमिलर हैपन राइट हियर, जब पानी बना भाप। सर इवापोरेशन भी तो हो सकता है, चांदनी आपसे हम 2 मिनट बाद बात करेंगे। पानी जो है जैसे बना बर्फ, इसका वॉल्यूम एक्सपांड हुआ बाय 9%। जैसे वॉल्यूम उसका एक्सपांड हुआ तो एक्सपांड होने की वजह से उसने चट्टान का तोड़ दिया, तो 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। हमारे टॉपिक का नाम क्या है, टुकड़े करना, वेदरिंग हो गया। वेदरिंग बाय फ्रोस्ट खत्म। हमें क्या पढ़ना है कि चीजें लेवल कैसे होती, चीजें लेवल ऐसी होती है कि जब इसके अंदर भर गया पानी, पानी बन गया बर्फ, और बर्फ बनने के बाद उसने तोड़ दिया, तो तोड़ दिया, हो गई वेदरिंग। आई बात समझ में सोनू वर्मा? अब क्या इससे भी कोई अलग तरीका हो सकता है क्या इसको रिपीट करने का? हाँ, अब हम बात कर लेते उस बच्ची से जिस बच्ची ने बोला था अगर पानी भाप बन गया तो। ठीक है, चलो बारिश हुई, पानी इसके अंदर गया और सूरज की रोशनी गिरी और पानी बन गया भाप। ठीक है, यहां पर वेदरिंग नहीं हुई, पर धरती के ऊपर 1 करोड़ दरारें हैं, 1 करोड़ दरारों में पानी घुसा था। अब 1 करोड़ दरारों में पानी घुसा था, जिसमें से मैंने बच्ची की बात मानते हुए
50 लाख को हटा दिया कि 50 लाख का पानी भाप बन के उड़ गया, बट 50 लाख तो बचे। आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए, जहां पर डे का ड्यूरेशन कभी कभी 4-5 घंटे का होता, बस कभी कभी 6 महीने तक अंधेरी रात होती है, तो उस इलाके के अंदर पानी बर्फ नहीं बनेगा? बोलो बोलो। बिल्कुल सही, आपको जवाब आपका मिल गया। तो यहां क्या हो रहा बेटा, जब दो ग्रेनाइट के ऐसे ब्लॉक्स टूटते हैं, ये ग्रेनाइट की अगर चट्टान हुई और ग्रेनाइट की चट्टान का अगर डिसइंटीग्रेशन होता, दो टुकड़ों में टूटती है, तो इस तरह के सेपरेट टुकड़े को हम बोलेंगे टोर्स। अगर ग्रेनाइट की चट्टान टूटती है, ग्रेनाइट की चट्टान में पानी भरता है, पानी क्रैक करता है, क्रैक होने की वजह से ऐसे जो सेपरेट टुकड़े बनते हैं, उस टुकड़े को हम बोलेंगे टोर्स, जो यहां दिखाई दे रहा सेपरेट है ना, जो डेजर्ट के अंदर बना हुआ पिलर, उसे टोर्स बोलेंगे। आई बात समझ में? देखो हर जगह होगी बेटा, ये फ्रोस्ट की वेदरिंग आपको मिलता है यूरोपियन कंट्रीज में। आप भारत तक ही क्यों रह रहे हो? थोड़ा ब्रॉड लेवल पर सोचो। सभी लोगों को मैं बोल रहा हूं कि आप ना बस वो मत सोचो जो अपनी आंखों से दिख रहा है, आप वो सोचो कि धरती बहुत बड़ी है। तुम झूठ मत बोलो, मैंने तुम लोग को वीडियो दिखाई थी जिसमें हिमालय बन रहा था, कैसी कैसी बेहतरीन जगह थी, दिखाई थी ना? तो बस यही है कि बहुत बड़ी धरती है, पूरा वर्ल्ड मैप था उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। पहली बार में पहला पॉइंट तो हमने जान लिया, चट्टान कैसे टूटी। सेकंड पॉइंट, वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर। अब बात कर लेते हैं डेजर्ट की। डेजर्ट आपने देखा, कुछ लोगों ने देखा होगा, कुछ ने नहीं देखा। जिन्होंने देखा वो अपनी आंख बंद करके इमेजिन करेंगे, जिन्होंने नहीं देखा वो आंख खोल करके मुझे देखेंगे। तो डेजर्ट के अंदर क्या होती है, इस तरह की चट्टानें पड़ी होती है। अब डेजर्ट की एक सबसे खतरनाक बात, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, मेरी बातों को नजरअंदाज मत कर देना, सब जगह से क्वेश्चन उठेंगे। डेजर्ट के अंदर एक पॉइंट होता है कि दिन का तापमान, डे टाइम में टेम्परेचर आपका चला जाता है दिन के अंदर आपका तापमान चला जाता है डेजर्ट के अंदर 49 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दिन का तापमान है। और नाइट टाइम में डेजर्ट का तापमान चला जाएगा 2 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब दिन में डेजर्ट था 49 डिग्री सेंटीग्रेड और रात में डेजर्ट था 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आया कि दिन में डेजर्ट इतना गर्म हुआ कि उसके पार्टिकल्स एक्सपैंड होने लगे, और जब रात हुई तो हमें आग जला करके बैठना पड़ा। क्यों? क्योंकि पूरा डेजर्ट एकदम कांच की तरह ठंडा हो गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रेत जो होती है ना, रेत ठंडी जल्दी हो जाती है और गर्म भी जल्दी होती है। तो गर्म जल्दी होने से 49 डिग्री तापमान ले लेती, वो ठंडी जल्दी हो जाती है तो 2 से 4 डिग्री तक तापमान गिरा देती है। ये हुआ डेजर्ट में दिन और रात के तापमान की कहानी। अब क्या होता बेटा, जब किसी भी चीज का तापमान बढ़ता है, एज टेम्परेचर इंक्रीज वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज। हम सब इस बात को जानते हैं कि अगर मैं कहीं भी किसी भी जगह पर, आपने फिजिक्स के अंदर इस बात को पढ़ा, अगर मैं कहीं भी किसी भी जगह पर किसी चीज का तापमान बढ़ाऊंगा तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। द पार्टिकल्स ऑलवेज ट्राइज टू मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। अगर मैं वहां का टेम्परेचर रेस करूंगा, तो तापमान बढ़ाऊंगा तो पार्टिकल्स के बीच की दूरी बढ़ेगी, है ना? तो दिन में दूर दूर, रात में पास पास। तो दिन में दूर, रात को पास, दिन को दूर, रात को पास, पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। ये पार्टिकल्स दिन में दूर जाते जाएंगे, रात को पास आते जाएंगे। अब इस कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन की वजह से ये चट्टान पूरी वीक हो जाएगी कि दिन में पार्टिकल दूर जा रहे, रात में पार्टिकल पास आ रहे। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, इस वजह से धीरे धीरे इसके अंदर क्रैक जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, और वही क्रैक्स इसके 2 टुकड़े कर देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? आ गया समझ में? ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ, यानी फिजिकल वेदरिंग। बोयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, मुझे नहीं पता भाई, इतना भौतिक विज्ञान का मुझे नॉलेज नहीं है। मैं तो कुछ और ही सोच रहा था। अभी चाटा मारू तेरे को, मारू चाटा मारू।
आया ये समझ में? तो वेदरिंग ड्यू टू, पहला फ्रोस्ट, वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर, दो क्लियर हो चुका। तीसरा आ जाएगा वेदरिंग ड्यू टू प्रेशर। थोड़ा अपना ब्रॉड लेवल पे चलाओ दिमाग, जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, इतना धीरे नहीं पढ़ सकते हम बेटा। मैं समझा रहा हूं तुमको क्योंकि तुम नए नए पढ़ रहे हो, पर 1 घंटा होने को आ गया, ये कोई बात नहीं हुई। इस गर्मी के दिनों में मैं तुम्हें 3:30 बजे सोने नहीं दे रहा हूं, इन 3:30 बजे तुमको नींद आने नहीं दे रहा हूं। तो याद रखो कुछ तो डिजर्व करता हूं कि हम थोड़ा स्पीड के साथ आगे बढ़े। अगला पॉइंट आ जाएगा बेटा फिजिकल वेदरिंग ड्यू टू प्रेशर। अब प्रेशर का मतलब क्या होता है? एक का प्रेशर दूसरे के ऊपर, एक का प्रेशर दूसरे के ऊपर। इसको कुछ ऐसे समझिए कि जब हम स्कूल जाते थे, तुम लोग तो अभी भी जाते हो किसको बोल रहा हूं, जब स्कूल इज जस्ट लाइक डिप्रेशन टू मी भाई। हमारे लिए बोले स्कूल, हमको 12वीं तक मारा यार। जब 12वीं क्लास में थे ना, तब भी मैं तो, मेरी टीसी जो होती है ना, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो होता है ना, आखिरी में जब हमको मिलता है स्कूल से, जब हम 12th पास करते, तो टीसी लेने भी मैंने तो मेरे फ्रेंड्स को ही भेजा, मैं तो नहीं गया कि यार एक दफा और नहीं। मेरे को 12वीं के मैथ्स के जो था ना हमारा एग्जाम, उस दिन तक मारा था वो। आज मैं इस बात को बड़े हंसी मजाक के साथ बता पा रहा हूं, बट दैट स्कूल लाइफ इज वो हॉरेबल टू मी। जब जून का महीना आता है ना, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, जून का महीना आता है और जून में 10 जून 15 जून के समथिंग रात में एकदम से अचानक नींद खुल जाती ना, तो बेचैनी होने लगती कि यार स्कूल खुलने का टाइम हो गया। फिर मैं अपने आप को समझाता हूँ नहीं नहीं नहीं, तू बड़ा हो गया, तुझे स्कूल नहीं जाना, आप स्कूल नहीं जाना। फिर एकदम से स्कूल का सोच के खौफ आ जाता है यार, बहुत मारे हैं। तो उसी स्कूल के दिनों को याद करते हैं। चलो ध्यान से कैसे। तो स्कूल में हम जाते थे तो हमारे पीरियड्स लगते हैं, टोटल 5 पीरियड लगते थे हमारे। तो आपके कितने लगते वो थोड़ा मुझे कम पता है। तो हम क्या करते थे, सबसे पहले मेरी अंग्रेजी की किताब, अंग्रेजी वाले सर मेरे क्लास टीचर थे, अंग्रेजी की किताब, दूसरा मैथ्स की, तीसरा फिजिक्स की, चौथा केमिस्ट्री की, पांचवा हिंदी की छुट्टी, ये से चलता था। तो सबसे पहले अंग्रेजी की रखी रहती थी, फिर मैथ्स की रखी रहती, फिजिक्स की, केमिस्ट्री और वो। तो जिस सब्जेक्ट का पहले पीरियड हो जाता था ना, उसकी कॉपी को निकाल के मैं नीचे रख देता था, तो सेकंड की ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती थी। जब सेकंड का हो जाता था ना, उसको नीचे रख देता, थर्ड की ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती थी भाई। फिर 2 मिनट के लिए मैं अपने आप को बोल देता अभी लंच है, अभी नीचे मत रखो, तो मैं नीचे नहीं रखता था। फिर लंच करता था, फिर ऑटोमेटिकली, ये भी अपने आप में एक माइक्रो इंजीनियरिंग थी मेरे लिए कि मैं ऊपर से नीचे, इंजीनियर तो बन नहीं पाए, कम से कम कॉपी किताब को लेकर के ही कुछ कॉन्सेप्ट लगा लेते। तो उस क्या बोलते हैं उसको, क्लास के अंदर जब जो किताबें एक के बाद एक होती थी ना, एक के बाद एक जो रिपीट आती थी, अब आप देखिएगा कि जब ऐसी किताबें हमारी यहां पर चट्टानों के फॉर्म में रखी, ये अंग्रेजी की है, ये मैथ्स की है, ये फिजिक्स की है, ये केमिस्ट्री की है और ये हिंदी की है। ठीक है, ये इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, ये सारी किताबें। अब आप देखिए बेटा कि मैथ्स की जो किताब है, इंग्लिश की किताब है, उसका वजन मैथ्स के ऊपर है, इंग्लिश और मैथ्स का वजन फिजिक्स के ऊपर है, इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स का वजन केमिस्ट्री के ऊपर है, इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का वजन हिंदी के ऊपर है। मतलब एक का वजन दूसरे के ऊपर, एक का वजन दूसरे के ऊपर, ये सबके ऊपर है। एग्जैक्टली ऐसा होता है। अब यहां से क्या होता है कि जब सबसे ऊपर वाली रोक को मैंने हटा लिया, अज्यूम करो इस रोक को मैंने यहां से हटा लिया, तो इसका जो प्रेशर था इसके ऊपर से घट गया और इसके पार्टिकल्स एक्सपांड हो जाएंगे। एक प्याज को समझिए कि बाहर वाली लेयर उस प्याज को कवर करके रखती है। अगर मैंने इस कवर को निकाल दिया तो सेकंड वाली लेयर एक्सप्लोड हो जाएगी और फूटने लग जाएगी। अगर मैंने सेकंड वाली लेयर को हटा दिया तो थर्ड वाली लेयर एक्सप्लोड हो जाएगी और फूटने लग जाएगी। अगर मैंने थर्ड को हटा दिया तो फोर्थ लेयर एक्सप्लोड हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है, किसी भी चट्टान की ऊपरी लेयर को मैं हटाता हूं तो दूसरी लेयर टूटने लग जाएगी, क्योंकि पहले का वजन, जैसे मेरे सर का वजन मेरी गर्दन तक है, वो मेरी सर और गर्दन का वजन मेरे कंधों तक है। तो अगर मैं सर हटाता हूं तो गर्दन का वजन कम होगा, और सर और गर्दन हटाता हूं तो कंधे का वजन कम होगा, और जिनका वजन कम होगा वो टूटने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? प्रेशर की वजह से। तो जहां प्रेशर का रिलीज होता ओवरलाइंग रॉक्स के ऊपर से, ड्यू टू रिलीज वर्ड इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू रिलीज इन ओवरलाइंग प्रेशर ऑफ ए पार्टिकल्स इनसाइड द रॉक एक्सपांड एंड लीड्स टू वेदरिंग। सर ये टाइम तो सोने का होता, तभी तो मेरी क्लास रखी है।
तुमको क्या लगता है? आधे से ज्यादा लोग नींद पूरी कर लेते तुम, अगर मैं तुम लोग को ऐसे बार बार ऐसे बोल बोल के जगाऊं ना। और ये काम मुझे बहुत पसंद है बचपन से ही। आया समझ में प्रेशर? पाप लगेगा सर आपको। देखो आपके पास दो चीज है, या तो मैं आपको सोने ना दूं और यहां पर पढ़ाई कराऊं, या फिर नींद आए तो सपने में ये टॉपिक आना चाहिए, तो मजा है जियोग्राफी पढ़ने का। एक डाउट है, आप डाउट छोड़ दीजिए, उसके ऊपर काम करवाते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट बताए मैंने फिजिकल वेदरिंग के अंदर, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू फ्रोस्ट एंड ड्यू टू, थर्ड नंबर क्या था, ड्यू टू टेम्परेचर। ये तीनों के साथ मैं अगले की तरफ बढ़ रहा हूं। ओनियन का एग्जांपल बताया तो कि ओनियन कैसे कवर करके रखता है ना। ओनियन की एक लेयर हट जाती, दूसरी फूटने लग जाती, दूसरी हट जाती, तीसरी फूटने लग जाती। मैं यही आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, अगला पॉइंट, अगला जाएगा केमिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का नेक्स्ट क्या आया, केमिकल वेदरिंग। अब केमिकल वेदरिंग में मेरे भाई हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी चट्टान की ऊपर ऊपर से वेदरिंग, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल वेदरिंग। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल वेदरिंग। केमिकल रिएक्शन इजंट अफेक्ट अप टू द ग्रेट डेप्थ। केमिकल वेदरिंग के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि गहराई तक जाकर के इंपैक्ट कर दे। कुछ इसको ऐसे समझेंगे कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं और बाइक चलाते चलाते मेरा हो गया एक्सीडेंट, हो भगवान ना करे कभी भी ऐसा हो, मैं एकदम इससे उब चुका हूं, तो अगर मेरी हड्डी टूट जाती है तो दैट इज नोन एज फिजिकल वेदरिंग। क्यों? क्योंकि वो ग्रेट डेप्थ तक जाकर के इंपैक्ट हो रही है। और अगर हाथ घिसता है तो दैट इज नोन एज केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग सरफेस पर स्क्रैच मारती है बस, और फिजिकल वेदरिंग डेप्थ तक जाकर के इंपैक्ट करती है। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस, केमिकल वेदरिंग इजंट अफेक्ट अप टू द ग्रेट डेप्थ। ये सिर्फ सतह सतह को घिसेगी, है ना। मेनली ओकर इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। द क्वेश्चन वाज वंस आस्क्ड इन नेशनल डिफेंस एकेडमी। इट ऑलवेज इंपैक्ट अप टू द ग्रेट डेप्थ। बहुत गहराई तक जाकर के असर करती हो। आ गया समझ में केमिकल वेदरिंग का? नोट दीप्ति 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 बेटा, आप अकेला हॉट मत बोलो, हॉट एंड ह्यूमिड एक साथ बोलो। उमस नहीं होगी तो वेदरिंग नहीं होगी। अकेले अकेले लोहे पर जंग तब नहीं आती जब वो धूप में रखा रहता है। लोहे पर जंग तब आएगी जब उसको मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा। मेनली ओकर इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन। अरे मेरे भाई, घर बना है हमारा, जी गुरुदेव, बना है, घर बना है, घर बनते देखा है बहुत सारा। तो घर जब बनता है तो हम सरिये लेकर के आते। सरिया जानते हो, वो लोहे के जिनके ऊपर घर खड़ा होता है। तो लोहे के सरिये हम घर में इस्तेमाल करते हैं। जब हमारा घर बन जाता है, कुछ सरिये बच जाते हैं, उनको हम छत पे फेंक देते हैं कि कुल्फी आएगा लोया लंगर वाले, उसको बेच देंगे, कुल्फी खा लेंगे। यही करते हैं, वो घर छत पे पड़ा रहता है। अब आप देखना, उस छत पे पड़े हुए लोहे को एक बारिश देखने दो, क्या बेहतरीन जंग उसके ऊपर आपको दिखेगी। वो जो जंग होती है, वो जो रस्टिंग होती है, उसी रस्टिंग को केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। लोहे के ऊपर लोहे की परत को केमिकल्स खा गए। एटमॉस्फेयर की उमस, जो धुंध होती है ना, उमस जानते हो ना, पसीना, उमस मतलब कि जो मॉइस्चर होता है हवा में, तो मॉइस्चर और धूप, इन्होंने मिलकर उसको केमिकली इतना डिकम्पोज किया कि एक समय के बाद टूट गया। तो केमिकल डिसइंटीग्रेशन। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कार्बोनेशन से। कार्बोनेशन के अंदर क्या होता है, आप और हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को यूज करते हैं, हम फैक्ट्री इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री इस्तेमाल करते हैं, पोल्यूशन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी मौजूद है। तो इस वजह से एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है हमारे यूजेस की वजह से, और कुछ मौजूद भी है CO2।
CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में हो गई, कहां से आई? 100 प्रकार है उसके, कुछ जलाओगे तो कार्बन निकलेगी, कार्बन निकलेगी, कई 100 जगह से कार्बन आ गई, तो CO2 एटमॉस्फेयर में आ गई। अब पानी इवापोरेट होकर के भाप बन के ऊपर जाता है तो H2O भी एटमॉस्फेयर में आ गया। एटमॉस्फेयर के अंदर पानी भी है, बादलों के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है 0.003%। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जब ये दोनों ने आपस में रिएक्शन की तो H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल बना। क्या बना? कार्बोनिक एसिड। आसमान के अंदर ही बना ये। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने आसमान में जब रिएक्शन करी तो कार्बोनिक एसिड बना, और जब ये कार्बोनिक एसिड बरसा तो इसने क्या किया? इन चट्टानों के जितने भी वीक मिनरल्स थे उनको तोड़ के निकाल दिया और इसे तोड़ दिया। चट्टान के वीक पार्टिकल्स को इरोड कर दिया और चट्टान को तोड़ के खत्म कर दिया। तो ये आपका क्या कहलाएगा? केमिकल वेदरिंग। आसमान से जो केमिकल के थ्रू बारिश हुई CO2 और H2O के साथ, H2CO3। अब H2CO3 जब पत्थरों के ऊपर गिरा तो पत्थरों को उसने क्या कर दिया? वीक कर दिया। पत्थरों के, देखो मैंने क्या बोला, ग्रेट डेप्थ तक नहीं होती, सिर्फ सतह सतह पर होगी। सर हिस्ट्री की भी क्लास है, तो वो तो अभी मतलब आपकी क्लास तो लेट होगी ना? क्लास का टाइम तो 1, 2, 3, 4:30 बजे खत्म होगी ना क्लास? नहीं 4:30 बजे नहीं, कितने बजे खत्म होगी हमारी क्लास? साढ़े 5 बजे से है क्लास। अभी मारू, तेरे को मारू? पहले मेरे साथ एक बार शोरी में हो चुका है। तुम लोग जैसे थे, कोई टीम बना के आए थे वो लोग, बच्चे, गिरोह था उन लोगों का। तो गिरोह के लोगों ने आपस में बातचीत करी और उनने बोला, इनको बोलते टाइम हो गया, टाइम हो गया। अब मैं पढ़ा रहा था, ये 2022 की बात है, पढ़ाते पढ़ाते वो हो गए शुरू, सर टाइम हो गया, टाइम हो गया। मैं सीधा साधा आदमी, जय हिंद लिख दिया मैंने और मैं बाहर गया। तो स्टूडियो इंचार्ज बोले, किधर, क्या थुथुल पुथुल, क्या थुथुल पुथुल? मैंने बोला क्लास हो गई? बोले क्लास आधे घंटे बाद होगी। जब मैं क्लास के अंदर आया तो बच्चे हंस रहे थे। फिर मैंने सोचा आप कल पढ़ाऊंगा, फिर मैंने नहीं पढ़ाया वो। बट ऐसा मत कर लेना, क्लास का टाइम अब मैं जोड़ के रखूंगा। क्या क्लासेस ज्यादा होती ना तो ये चीजें इधर उधर हो जाती दिमाग से। वो तुम जैसे लोगों की बातें मान लो तो हो गया काम यार। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट इज डाउट। कुछ लोगों ने डाउट पूछे, सर SSR का कुछ बताओ। ये तो डाउट इनका, में कहा क्या, ये क्या है ये? तुम लोग क्या अभी ऐसा डाउट लिख दो कि तुम घर आके पानी भर जाओ सर? SSR का एक्सप्लेन इट मोर, यू वॉन्ट मी टू एक्सप्लेन इट मोर? ओके, आसमान से पानी गिरा, ये गिर रहा है। जब इस पानी के अंदर, ये पानी जो है ना, इसमें कार्बोनिक एसिड मिला हुआ है। जब ये कार्बोनिक एसिड चट्टानों के ऊपर गिरा तो चट्टान में वीक मिनरल्स होते हैं। चट्टान जो होते हैं ना, देखो सारे मिनरल्स लोहे की तरह स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, कुछ फेल्ड्सपर की तरह वीक भी होते हैं। तो जो वीक होते हैं ना, वो वीक इस पानी से मिक्स हो जाते हैं और वो बन जाते एक सोल्यूशन। सोल्यूबल होते ना, कोई चीजें यूं करते मिक्स हो जाती, तो मिक्स होकर के सोल्यूशन बना करके बह करके निकल जाती है। और ये चट्टान धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती, डिकम्पोज होने लगती है। और हमारे टॉपिक का नाम ही यही है, डिकम्पोज करना। सर आप ऐसा मत बोला करो कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके बिना हम पढ़ाएगा कौन? आपकी सेफ्टी के लिए प्रे करूंगा। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया बेटा, आप, मैं किसी का भी नहीं चाहता हूं कभी कोई एक्सीडेंट हो यार। ये तो मैं मतलब मेरे 2023 के अंदर 4 एक्सीडेंट्स हुए थे, जिसमें से एक के अंदर तो मैं 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पर चला गया था। मैंने पाँव में प्लास्टर के साथ पढ़ाया था, मैं जानता हूँ वो दौर। जो घड़ी होती है ना, घड़ी
घड़ी में टक टक करके काटा जाता ना, तो मुझे उस 2 महीने के अंदर एक एक मिनट एक एक सेकंड का ये पता था इस समय में क्या फील कर रहा हूं। ऐसी लाइफ थी मेरी उस दौर के अंदर। चलो आगे बढ़ते। नोट्स अपने हैंड से बनाया या पीडीएफ निकाल ले। नोट्स देखो, ये पीडीएफ तो आप निकालो क्योंकि इस पीडीएफ को आप हटा नहीं सकते हो, ये आपके काम ही आएगी। बट इसके बाद है तो आपको जो नोट्स में क्लास में बोलता हूं ना, मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर आप मेरे से ज्योग्राफी पहली बार पढ़ रहे हो ना, तो आप अकेला लेक्चर देख करके काम नहीं कर सकते, ये तय बात है। आप अकेला लेक्चर देख करके खत्म नहीं कर सकते, आपको साथ में चीजें उठानी पड़ेगी। सर ग्रेडेशन क्या होता है, प्लीज 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 बताओ। तो 2 मिनट देना, अभी ग्रेडेशन ही बताएंगे। केमिकल वेदरिंग फिर समझा दीजिए प्लीज, उसको रिपीट करके देख लो। नॉन समझ में आया? ये जो होते हैं ना, ये इनसे बेवकूफ कोई नहीं होता। केमिकल वेदरिंग उन्होंने पूछा, इनका समझ में आता है क्योंकि ये पर्टिकुलर है, इनको पता है कि ये, इनको डाउट कहां पर है कि केमिकल वेदरिंग। ये जो होते हैं ना नॉन समझ में आया, इनको तो पता तक नहीं होता कि यहाँ चल क्या रहा क्लास के अंदर, तो तुमको तो मैं इंटरटेन कर नहीं रहा। हाँ, केमिकल वेदरिंग फिर से समझा दो। केमिकल वेदरिंग के अंदर क्या होता है, फिजिकल वेदरिंग के अंदर तापमान, फ्रोस्ट इनकी वजह से होती है। केमिकल वेदरिंग के अंदर क्या, केमिकल्स के मिश्रण की वजह से। देखो पानी के अंदर नमक मिला दोगे, नमक खारा हो गया। खारे नमक को जब आप किसी भी चीज के ऊपर डालोगे तो एक अलग रिएक्ट करेगा। तो इन रिएक्शन ऐसे काम करती है। अगला जाएगा, सर प्लीज सर मुझे वीक टेस्ट के बारे में बता दीजिए। पूरी स्लाइड समझ नहीं आई और प्रेशर का क्या रोल होता है। सर पूरी स्लाइड समझ में नहीं आई। एनडीए शौर्य 2.0 में कोई न्यू बैच। सर आप दब से ऊपर वाली चट्टान फूल रही होगी ना, सारी चट्टान दबा रही है। अब जो सबसे ऊपर है वो तो हवा पानी के कांटेक्ट में, वो तो फट रही है। जब वो फटी तो उसका वजन नीचे वाली से घटा तो वो भी टूट गई, है ना। तो मतलब जैसे जैसे मैंने क्या बोला कि हमारे सब्जेक्ट की किताबें रखी हुई है, बट अगर मैं इंग्लिश की हटाता हूं तो मैथ्स के ऊपर प्रेशर खत्म हो रहा है। इंग्लिश मैथ्स हटाता हूं तो फिजिक्स के ऊपर प्रेशर खत्म हो रहा है। इंग्लिश मैथ्स फिजिक्स हटा रहा हूं तो केमिस्ट्री के ऊपर से प्रेशर खत्म हो रहा है। सर एनडीए 2 शौर्य 2.0 को कोई, बट सर ये प्रेशर होता कैसे इसके ऊपर। अरे प्रेशर का मतलब क्या, वेट, ये दबाव एक के ऊपर एक। अरे जैसे मैं अभी चेयर पे बैठा हूं तो मेरा शरीर का वजन चेयर पे, चेयर का वजन उसके लास्ट के 4 पांव के ऊपर है। तो अगर मैं हटूंगा तो चेयर का वजन रिलीज होगा, चेयर हटेगी तो पांव का वजन रिलीज होगा, वो धीरे धीरे टूटेगी। जब तक जो दबा है तब तक चुप है, जैसे ही दबाव खत्म, खेल खत्म। चलो सर जहां पर रोज धूप पड़ रही है वहां की लैंड वीक होती है, तो सनलाइट तो हर जगह पड़ रही है, हर जगह की लैंड लीक होगी, फिर वीक होगी फिर। और जो कोल्ड एरिया होते वहां पर लैंडस्लाइड क्यों होती है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर। देखो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बराबर मात्रा में सूरज की रोशनी गिरती है, बट जम्मू एंड कश्मीर हिमालय की बाउंड्री पर बनी जहां भूकंप भी आते हैं एंड अर्थक्वेक ट्रिगर लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड आती है, पर लैंडस्लाइड का मतलब सिर्फ कमजोरी नहीं होता है, लैंडस्लाइड का मतलब भूकंप भी होता है। लैंडस्लाइड का मतलब इररिस्पेक्टिव मैनर में बने हुए घर भी होते हैं और सड़क भी। तो एक चीज नहीं होती इसके लिए। दूसरी बात यह कि जहां धूप गिरेगी वहां तो होगी, बट जहां पर धूप नहीं होगी वहां बर्फ होगी और बर्फ तोड़ेगी उसको। हमने फ्रोस्ट भी तो पढ़ी। प्लीज चेंज द टाइम 5:30। सर मुझे पता नहीं है वीकली टेस्ट। सर टोर्स फॉर्मिंग, जब एक ऐसी चट्टान है उसके 2 टुकड़े हो जाए तो एक एक टुकड़े को टोर्स कहेंगे। फ्रोस्ट फॉर्मिंग क्या होती है ना, ये मैंने बता दिया अभी टोर्स वाला। लास्ट वाली रॉक के पार्टिकल भी एक्सपांड होंगे, बिल्कुल होंगे, करेक्ट है। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा हाइड्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब पत्थर पानी के अंदर गिरता है तो पत्थर क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता। एज स्टोन एब्जॉर्ब वाटर, स्टोन की सरफेस पर क्रैक्स आने लगते हैं। ये पत्थर है ना, ये पत्थर लंबे समय से पानी में गिरा हुआ है। अब ये पत्थर क्या करता है, धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करता है, और जब पानी को एब्जॉर्ब करता है तो धीरे धीरे उसकी चट्टानों पर एक्सपेंशन होने लगता है, दरारें आने लगती है। और जो दरार आती है ना, उस दरार की वजह से क्रैक्स जनरेट हो जाते हैं। उन क्रैक्स को हम बोलते हैं केमिकल वेदरिंग ड्यू टू हाइड्रेशन। ठीक है, केमिकल वेदरिंग, द प्रोसेस वेयर बाय सर्टेन मिनरल एब्जॉर्ब वाटर, एक्सपांड एंड चेंज। एक्सपांड हुआ, चेंज हुआ, क्रैक आए, मतलब वेदरिंग हुई। सो दिस इज ए केमिकल वेदरिंग, दैट इज हाइड्रेशन। अगला जाएगा ऑक्सीडेशन, मतलब रस्टिंग। अब ये तो सबसे इजी है, जब लोहा छत के ऊपर पड़ा रहता है
जब लोहा छत के ऊपर पड़ा रहता है, धूप में पड़ा रहता है, रेलवे का लोहा बाहर पड़ा रहता है, तो वहां पर क्या होता है कि लोहे के ऊपर पानी की नमी की वजह से, तापमान की वजह से लोहे के ऊपर एक परत जम जाती है। उस परत को हम बोलते हैं रस्टिंग। अब ये रस्टिंग कोई अलग नहीं है, ये रस्टिंग लोहे की ही परत है, बट लोहे को उसने वीक कर दिया। हमने केमिकल वेदरिंग में पढ़ा कि केमिकल वेदरिंग सिर्फ और सिर्फ सतह तक होती है। तो ये केमिकल वेदरिंग, ये रस्टिंग एकदम से आपके लोहे को नहीं तोड़ेगी, पैसेज ऑफ द टाइम के बाद तोड़ेगी, बट पहले आपके लोहे को जंग, ऊपर का जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को इंपैक्ट करेगी बस। ओके, पहले क्या, सिर्फ इस वाले हिस्से को इंपैक्ट करेगी, गहराई में जाकर के अंतर लेकर के नहीं आएगी। ओके, ऑक्सीडेशन क्लियर हुआ, केमिकल वेदरिंग के तीनों पॉइंट। अगला पॉइंट आता है, चलो, है ना, ऑक्सीडेशन इज ए रिएक्शन ऑफ रॉक मिनरल्स विद ऑक्सीजन एंड चेंजिंग द मिनरल कंपोजिशन ऑफ रॉक्स। अब चट्टान का कंपोजिशन बदल जाता, जब कंपोजिशन बदल जाता चट्टान फिर टूट जाती। हमारा काम क्या है, चट्टान को तोड़ना। आगे अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीड्स टू एक्सपांशन ऑफ सर्टेन मिनरल एज दे टेक्स अप वाटर कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस ऑफ ए रॉक। ये सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है। चलिए अगला, वेदरिंग बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो देखो, हमने फिजिकल वेदरिंग के अंदर फ्रोस्ट, टेम्परेचर और प्रेशर तीन पढ़ लिए। केमिकल वेदरिंग के अंदर हमने कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन तीन पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर क्या होता है, पेड़ पौधे उग जाते हैं। बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर क्या होता है, जैसे पेड़ उग गए चट्टान के अंदर, इस पेड़ ने क्या किया, चट्टान को तोड़ दिया, है ना। इसके बाद क्या होता है कि कोई जानवर है, अब ये जानवर, इस जानवर का नाम है, ये जो यहां पर फोटोग्राफ है, इसका नाम है हनी बेजर। हनी बेजर का मतलब होता है कबर बिज्जू। कबर बिज्जू का नाम तो सुना होगा ना बचपन में, जी सर सुना। कबर बिज्जू क्या करता है कि पहले कबर बिज्जू के बारे में बोला जाता था कि जब कब्र के अंदर मुर्दे को दफना के लोग चले जाते थे, तो कबर बिज्जू जाकर के कब्र खोद लेता था और मुर्दे खा जाता था। ऐसे बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव एनिमल था ये। तो कबर बिज्जू वहां से जाता था और जाकर के मुर्दे खा जाता था। जब मुर्दे खा जाता था, आप सोचो, जो कब्र से निकाल के मुर्दे खा जाए, उसके अंदर पत्थर तोड़ने की ताकत होगी सही, बस। तो ये क्या करते हैं, अपने घर बनाते हैं, बरो बनाते हैं, होल बनाते हैं, पेड़ उगते हैं, ये क्या करते हैं, चट्टान को वीक कर देते हैं। ये क्या करते हैं, चट्टान को वीक कर देते हैं, और जैसे ही चट्टान वीक हो जाती, चट्टान टूट जाती। ओके, चलो, तो यहां पर हमारा केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वेदरिंग वाला पॉइंट कंप्लीट। थैंक यू सो मच अपना किफायती समय देने के लिए, वो क्लास के अंदर बार बार फास्ट पढ़ाइए लिखने के लिए। थैंक यू। चलिए, एंड कर दिया बेटा, जाइए। कुछ लोग जिनको डाउट हो वो रुक जाओ, 5 मिनट आप लोग आराम से अपने डाउट पूछ लो, जिन जिनको डाउट है। जिन जिनको डाउट नहीं है प्लीज आप लीव कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जिन्हें जेन्युइन समस्या है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
पार्सेक जो होता है ना, एक यूनिट होती है जो लंबी दूरी को नापती है, और उस पार्सेक को जो होता है, मतलब एक यूनिट यूज की गई है दूरी को नापने के लिए। अब हमको जब वो निकालना था, पार्सेक जैसे आदमी निकाला था, उसने 3 गुना तक किया था लाइट ईयर का, 3.26। ठीक है। बायोलॉजिकल वेदरिंग का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू वेदरिंग हो जाए, उसे बायोलॉजिकल वेदरिंग बोलते हैं। हिंदी में भी हेडिंग बता दीजिए, दिया कीजिए। साका विशाल, मैं कोशिश करता हूं। अब आप खुद देखो, मैं अपना टॉपिक कब तक कंप्लीट नहीं करा पाता, मतलब वो तक छूट जाता है, फिर उसमें हिंदी में बताता हूं तो और समय चला जाता है। मैं कोशिश करूंगा उसको बहुत धीरे धीरे एक्सप्लेन करने की। कल मैं ग्रेडेशन और डिग्रेडेशन और डेन्यूडेशन, ये क्या होता है इसमें अंतर बता दूंगा। कुछ लोग छोड़ गए होंगे, उनका छूट जाएगा, मैं भूल गया था उसको, तब एक्सप्लेन करना। बायोलॉजी के लिए एनी अदर एग्जाम्पल, बायोलॉजी के लिए आप अदर एग्जाम्पल ले सकते हो आपके खुद का, कि जब हमें घर बनाना होता तो हम कैसे पत्थर तोड़ के लाते हैं। सर वाटर एब्जॉर्ब या इवापरेट भी तो हो सकता है, इतना टेम्परेचर है तो। हाँ तो हो जाएगा ना, इवापरेट हो जाता, पर सब जगह तो नहीं होता ना। कहीं तो ऐसा होता होगा जब किताबों में लिखा गया, कहीं तो ऐसा होता होगा ना। आप एक पर्टिकुलर ऑप्शन क्यों रख रहे हो? ये तो एक्सेप्शन मान लिया कि चलो हाँ ऐसा हो गया तो, बट अगर ऐसा नहीं हुआ तब तो फूटेगी। सर जिस नंबर से सीम था वो सीम टूट गया, और अब अगर लॉग आउट हुआ तो क्लास तो लोग ही नहीं पाएंगे, कोई सॉल्यूशन? उसको लॉग आउट मत करना। सर क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि जब कोई पत्थर पानी के अंदर गिरता है और वो पत्थर उस पानी को एब्जॉर्ब करके एक्सपांड हो जाता है, इसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? इसे हाइड्रेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल आप अपना खुद का ले सकते हो। बायोलॉजिकल वेदरिंग के अंदर पेड़ उग गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया। किसी चूहे ने पहाड़ के अंदर बिल खोद दिया, वो एक एग्जाम्पल हो गया। हमको घर बनाना था तो हम पत्थर तोड़ के लाए, घर का बेस बनाया, तो पत्थर जो तोड़ के लाए वो एक एग्जाम्पल हो गया। सर एक बार बायोलॉजिकल वेदरिंग हो गया, अब है ना, बता दिया अभी जस्ट। सर कबर बिज्जू क्या होता है? एक जानवर होता, सिवेट टाइप का। बैच लेट लिया, बैकलॉग कैसे क्लियर करे? देखो ये तो मैंने जिस दिन बैच लेने का बोला था तभी मैंने बोला था बैकलॉग मत लगाना। अब हो गया है तो पहले उसको क्लियर कर लो। तरीके आपके खुद के होंगे, आपके पास कितना टाइम होता आप ही समझ पाएंगे ना इसको। तो नोट्स का नहीं है बेटा हिंदी में अभी तो। अक्षिता ज्योग्राफी के लिए पीवाईक्यूएस बता दीजिए। अभी ज्योग्राफी का थोड़ा थ्योरी पढ़ो, थोड़ा बेस क्लियर कर लो, हम बता देंगे आपको। पोस्ट वेजिंग में लेवलिंग कैसे होती है? पत्थर टूट गया, अब कहीं तो गिरेगा। पत्थर ऐसा था, अब ये टूट के गिर गया, तो ये इतना हिस्सा जो अनलेवल्ड था ये तो टूट के नीचे आ गया। सर रॉक में क्रैक आएगा हाइड्रेशन की वजह से, है ना। अबाउट सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो रॉक होती जो एक, जो यहां पर से जिनका भी इरोजन होकर के कहीं दूसरी जगह डिपोजिशन होता है ना, वो दूसरी जगह डिपोजिशन के बाद सेडिमेंट्री रॉक ही बनती है। लव यू बेटा। सर फिर तो श्रीलंका तरफ रॉक जो पानी में है वो कौन सा रॉक है? वो प्यूमिक रॉक है। अगर आप जो बोल रहे हो ना राम सेतु, राम सेतु के अंदर जिन चट्टानों को इस्तेमाल किया गया ना वो प्यूमिक रॉक है, कि चट्टानों के अंदर एयर पार्टिकल्स रह गए थे। जब चट्टान लावा ठंडा हो रहा था तो एयर पार्टिकल्स अंदर बह गए, और हवा जब अंदर होती पत्थर के अंदर तो डूबता नहीं है, तो उसे प्यूमिक रॉक बोलते हैं। बैकलॉग कैसे कंप्लीट करे? ज्यादा पढ़ाई करके। पीडीएफ निकाल लो तो अच्छी बात है। सर बोले कि न्यू टॉपिक है, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। सर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगा। सर टेंशन में ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते? देखो ये आपने खींचा, ये खींचा, अगर आप यहां हो नीचे, ये खींचने के बाद आप नीचे हो और नीचे से इसको देखोगे और इसको देखोगे तो आपको पहाड़ की तरह लगेंगे। अरे यार आप ऐसा समझो कि जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मेरे सामने एक ऊंचा पत्थर ला करके रख दे तो पत्थर मेरे लिए पहाड़ हो जाएगा।
तो उसके बगल के जगह से जब कंपैरेटिवली नापा गया तो पहाड़ की तरह दिखा। ठीक है सर, आप आर्यन को इग्नोर कर रहे हो। ना ना ना, आर्यन इग्नोर नहीं कर रहे हैं आपको। सर टेंशन ये हो गया, फॉर्मेशन ऑफ मियंडर इज ड्यू टू एक्स और इंडो। फॉर्मेशन ऑफ मियंडर इज ड्यू टू एक्सोजेनेटिक फोर्स, और उसमें भी रिवर्स। और आगे चल के अगर टेक्टोनिकली पार्ट खड़ा हो गया तो टेक्टोनिकली माउंटेन बनी, बट उसको काटा नदी ने तो वो एक्सोजेनेटिक ही आएगा। प्लीज एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश बिकॉज आई कांट अंडरस्टैंड इन दिस। अगला आ जाएगा सिद्धार्थ कुमार का, हाइड्रेशन सी वाटर में तेजी से होगा या फ्रेश वाटर में। नॉर्मली आपके फ्रेश वाटर में भी होगा, जो रुका हुआ पानी होता है नदियों का पानी किसी किनारों में भरा रहता ना, नदी तो बहती रहती, पानी जो भरा रहता वहां पे भी इरोजन होगा। तो फ्रेश वाटर, सलाइन वाटर, दोनों जगह के चांसेस है। एक्सप्लेन रोडेंट। रोडेंट का मतलब होता है चूहा, और टर्माइट का मतलब होता है चींटियां। ट्रेन की पटरी पे रस्टिंग भी होती होगी तब। हाँ बिल्कुल होती है ना, ट्रेन की पटरी भी तो हमको दिखाई, जिसपे ट्रेन चलती रेगुलर, जिसका मूवमेंट होता वहां नहीं होती, बट जो फिटेड पार्ट रहता है उस पर तो रस्टिंग होती है। सर रेन के सोर्स ऑफ सर इज रेन इज ए सोर्स ऑफ रेन इज ए फोर्स ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, उसकी ताकत है। सत श्री अकाल, प्लीज एक्सप्लेन हाइड्रेशन वंस मोर। पत्थरों का पानी के अंदर रहना, पानी को एब्जॉर्ब करके एक्सपांड हो जाना, दैट इज नोन एज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद एंड जय भारत।